संविधान में सेक्युलर शब्द, न्यायालयीन संघर्ष, इस विषय पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उनका परिचय हम सभी को पता है। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और आपने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रवक्ता हैं। आपने धर्म रक्षणार्थ अनेक अभियोग लड़ रहे हैं। आपने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने पिताजी पूज्य हरिशंकर जैन जी के साथ न्यायालयीन संघर्ष भी किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी में ज्ञानवापी एवं मध्य प्रदेश में भोजशाला मुक्ति संग्राम हेतु आप संघर्षरत हैं। आपका आध्यात्मिक स्तर 61 यानी 61% है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। उनका स्वागत हम जोरदार घोषणाओं के साथ करेंगे। सनातन हिंदू धर्म की जय तू, जय तू, जय तू, जय तू। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। सम्मानित व्यासपीठ, यहाँ पे उपस्थित सारे संतगण, सारे हिंदूनिष्ठ जो भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं और इस समय तो हम लोग जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र का एक चिंतन लेके चल रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज ये डिस्कशन होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरी चर्चा है ये एक्चुअली मूल कारण है जिसकी वजह से आज जितनी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, और जो मजबूर किया गया है हिंदू समाज के लोगों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनने के लिए, उसकी जो फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन का जो कोर है वो है जो दो शब्द संविधान में जोड़े गए हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। अगर इसका कुछ इतिहास का अध्ययन करें कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ना, क्या संविधान निर्माताओं ने जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स में इसकी चर्चा हुई थी तो क्या ये बातें चर्चा में आई थी? तो मैं आपको वो एग्जैक्ट रेफरेंसेस भी अभी दूंगा, पर पॉइंट इन इशू ये है कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड क्या प्रीएम्बल में जोड़ा जा सकता है कि नहीं। अगर प्रीएम्बल को पूरा पढ़ा जाएगा तो प्रीएम्बल ऐसे रन करता है जो अमेंडमेंट से पहले था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty, और ऐसे करके एंड में जो दो लाइनें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वी ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब 26 नवंबर 1949 को एक शपथ ली गई थी और उस शपथ में कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब थी कि हमें एक अपने संविधान का प्रारूप कैसे देना है। और इस मामले को जब हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ये जो दो वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने ये कहा कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस प्रीएम्बल कम्स विद अ स्पेसिफिक डेट। ये जो प्रीएम्बल है इसमें एक स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है, 26 नवंबर 1949। सो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप कैसे अमेंड कर सकते हैं? अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इन दोनों वर्ड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि ये वर्ड्स गलत ढंग से जोड़े गए हैं, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में आगे आने वाले जुलाई में इस मामले की हियरिंग होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लीगल तर्क हैं सेकुलर वर्ड को ऐड करने के लिए, उसको डेफिनेटली आज नहीं तो कल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि उसका मूल कारण सबसे पहला, इसके कुछ कारण हैं जिसमें मैं सबसे पहले पॉइंट पे आ रहा हूं जो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रीएम्बल है ये एक स्पेसिफिक डेट के साथ मेंशन्ड है। तो अगर प्रीएम्बल स्पेसिफिक डेट के साथ मेंशन्ड है तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टली अमेंड नहीं कर सकते थे। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये जो सेकेंड पॉइंटर है वो ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को ऐड जानबूझ के नहीं किया गया था और इसका मैं आपको रेफरेंस बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर केटी शाह ने संविधान सभा की डिबेट में इसको 3 बार प्रपोज किया था, इस अमेंडमेंट को, कि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किए जाएं। पहला जो प्रपोजल था वो था 15 नवंबर 1948 का, जिसका रेफरेंस मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स की वॉल्यूम 7 पेज नंबर 399 से 400 में।
और इस अमेंडमेंट को जो 15 नवंबर को वो लेके आए थे उसको रिजेक्ट कर दिया था संविधान सभा ने और कहा था कि ये वर्ड नहीं ऐड करेंगे। दूसरा, 25 नवंबर 1948 को दोबारा प्रोफेसर केटी शाह ने इस अमेंडमेंट को प्रपोज किया था जो आर्टिकल 40 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको भी संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो रेफरेंस मिलता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स की वॉल्यूम 7 पेज नंबर 597 से 605 में मिलता है। तीसरी बार भी केटी शाह साहब ने ये अमेंडमेंट प्रपोज किया जो आर्टिकल 18 बना था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो जो तीसरी बार प्रपोज किया था वो रेफरेंस है 3 दिसंबर 1948 को, और इसको भी रिजेक्ट कर दिया था संविधान सभा ने। और ये जो रेफरेंस मिलता है ये मिलता है वॉल्यूम 8 में पेज नंबर 815 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग किसी अमेंडमेंट की चर्चा करते हैं तो ये बात की जाती है कि संविधान के निर्माताओं ने इसके बारे में क्या सोचा, हमारे फोर फादर्स ने या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा। तो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रोफेसर केटी शाह के प्रपोजल को 3 बार रिजेक्ट किया है। तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इसके बाद इसको गलत ढंग से जब ये देश इमरजेंसी में था बिना कोई डिस्कशन के जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ये पूर्णतः गलत है। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि आज आप कैसे किसी को, लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर होने के लिए, जब आर्टिकल 25 के तहत अधिकार दिया गया है। और एक और प्रश्न यह भी उठता है कि सेकुलर वर्ड की मतलब क्या है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है। सेकुलर और सोशलिस्ट 2 ऐसे वर्ड हैं जिसको आज तक कभी डिफाइन ही नहीं किया गया है। संविधान के हर एक वर्ड्स की डेफिनेशन हुई है, परिभाषा हुई है या उस पर चर्चा हुई है, उसका एक डिबेट निकल के सामने आया है, पर सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो संविधान में इंसर्ट किया गया है गलत ढंग से, उसकी कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि सरकारें सेकुलर हो सकती हैं कि आप सरकार चलाने में लोगों को धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, ये बात तो कुछ हद तक समझ में आती है, पर आप लोगों को कैसे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए जब आपने उनको आर्टिकल 25 के तहत धर्म का अधिकार दिया है। हर धर्म मानने के लिए ये उसका अपना अधिकार है कि उसका रिलीजन सुप्रीम है, उसका धर्म सुप्रीम है। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग अब्राहमिक रिलीजन से आए हुए हैं, ये सिर्फ हम लोग कहते हैं एक पॉपुलर परसेप्शन में कि भाई आप अगर अलग विचारधारा के लोगों से मिलेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई हम तो सेकुलर, हम सारे लोगों को एक बराबर मानते हैं। ये हम कह सकते हैं, कभी कोई अब्राहमिक रिलीजन का आदमी ये नहीं कह सकता है कि सारे लोग बराबर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती होती है जब हम कहते हैं कि सारे लोग बराबर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आर्टिकल 25 के तहत आपने अधिकार दिया हमें राइट टू रिलीजन, तो उसके बाद ये कैसे माइंड में भरा जा रहा है, किस मानसिकता से भरा जा रहा है कि सारे धर्म बराबर हैं। पहली बात तो धर्म और रिलीजन खुद में 2 अलग वर्ड हैं। इसके ऊपर काफ़ी कल यहाँ पे चर्चा हुई है और इस पे विवेकानंद जी ने भी काफ़ी डिटेल्ड अपना डिस्कशन दिया है कि हिंदू समाज के जितने लोग हैं ये एक हिंदू धर्म है और बाकी चीज़ें रिलीजन हैं। तो उसको भी चलिए आपने एक पहलू में रख दिया आर्टिकल 25 के तहत जब रिलीजन की आपने बात की, पर सवाल ये उठता है कि जब आपने मुझे मेरा धर्म फॉलो करने का अधिकार दिया है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे लोग बराबर हैं और सरकारें काम में अपने कामकाज में भेदभाव ना करें धर्म के आधार पे। ये इसकी संरचना हो सकती है, पर लोगों के ऊपर कैसे भरा जा रहा है कि वो लोग सेकुलर हैं। सेकुलर वर्ड का अर्थ क्या है, आज तक ये बात हम लोगों को पता नहीं लगी। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐसे आती है, ये जैसे मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, एक प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं इसको एक कड़ी में देखने की जरूरत है, क्योंकि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के नाम पे जो अलग अलग कंट्रडिक्शंस उभर के आए हैं पिछले 70 सालों में, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में सेक्शन 29A और सेक्शन 29B। सेक्शन 29A और सेक्शन 29B में ये बाद में अमेंडमेंट से आया, 1980s के दशक में आया और आपने पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स किया। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1980 के दशक में आया, उससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल किया
कि अगर किसी आदमी को अपनी राजनीतिक दल बना के उसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक एफिडेविट देना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और अंडरटेकिंग क्या देनी है कि हम लोग सोशलिस्ट और सेकुलर इन दोनों प्रिंसिपल्स को अबाइड करेंगे। ये अंडरटेकिंग देनी है किसी भी राजनीतिक दल को जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराएगा, और जो पुराने राजनीतिक दल हैं उनको भी इस अमेंडमेंट आने के बाद एक अंडरटेकिंग देनी है। अब बड़ी मज़ेदार बात देखिए, इस समय मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। AIMIM हमने रिसर्च की, उसकी पूरी लीगल रिसर्च की, और मैं यहाँ पे उसको शेयर भी कर दूंगा। AIMIM जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, इसका जब आप अगर संविधान पढ़ेंगे पूरी पार्टी का, मैं आपके सामने बहुत ही बोल्डली, बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही वेल रिसर्च करने के बाद ये कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनी हुई है। ये कुछ नहीं, मुस्लिम लीग पार्ट 2 है। और कंट्रडिक्शन देखिए, एफिडेविट दे रहे हैं दैट वी विल अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, और पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनी है। ओपनली उन्होंने अपने संविधान में लिखा हुआ है, और वो इस देश की इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चुन के आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक कंट्रडिक्शन है। मुझे याद है कि जब कुछ लोगों ने वोट्स मांगे थे, चाहे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे हों, तो उनके ऊपर मुकदमे किए गए थे कि आपने धर्म के नाम पे वोट मांगे। सेक्शन 123 सब क्लॉज 5 का आपने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 और 5 का आपने वायलेशन किया है। पर यह सवाल ओवैसी साहब से और उनकी पार्टी से नहीं पूछा जाता है कि आपकी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के बेनिफिट के लिए बनी है, जो आपने अपने संविधान में लिखा है। आपकी की पूरी पार्टी की रिकॉग्निशन समाप्त होनी चाहिए, पर आपने एक एफिडेविट दे दिया कि हम सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अवॉइड करेंगे, और आपकी पार्टी चल रही है। तो ये किस तरह का सेकुलरिज्म है? अभी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से चुन के आने के बाद 18वीं लोकसभा में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 9 हैदराबाद से ओवैसी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद, कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है। और आप तर्क देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद आप पार्लियामेंट में शपथ आपने ली, अपने इस्लामिक अंदाज में आपने शपथ ली। शपथ लेने के बाद आप कहते हैं एंड में जय फिलिस्तीन, पार्लियामेंट के मंच से, जो आर्टिकल 102 का सीधे सीधे मर्डर करता है। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर अपनी एडहेरेंस या एलिजियंस टू अ फॉरेन नेशन शो करता है, ही विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस देश में आप प्रो फिलिस्तीन नारे लगा रहे हैं, जो एक इस्लामिक स्टेट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और जब इस बात को रेस किया गया, कंप्लेंट फाइल की गई राष्ट्रपति महोदय के सामने, तो जो ओवैसी साहब के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जय हिंदू राष्ट्र के नारे भी तो लगे थे। पहली बात तो जो बरेली के सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए थे वो उनके बाद लगाए थे, तो क्या ओवैसी साहब ने ये प्रेज्यूम कर लिया था कि जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगने वाले? दूसरा इसका पहलू ये है कि ओवैसी साहब ने जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं, इट्स ए इस्लामिक स्टेट। आप इस्लामिक स्टेट को एलिजियंस शो कर रहे हैं, सहयोग शो कर रहे हैं, समर्थन शो कर रहे हैं, और जब आप पे प्रश्न उठाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि आपने जय हिंदू राष्ट्र के नारे क्यों लगाए? मतलब आप खुद एक इस्लामिक स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं, पर आप सेकुलर बनने के लिए ऑब्जेक्शन दिखा रहे हैं कि जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जा रहे हैं। हमने इस देश के सेकुलर संविधान में यह भी देखा है, वो दिन भी देखा है, मैं जिसे कहूंगा एक ब्लैक डे है इस देश की पूरी लीगल हिस्ट्री में, जहां पे लोगों ने अगर जय हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए हैं तो उनको अरेस्ट भी किया गया, जेल भी डाला गया। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं भाई प्रीत सिंह का, जो जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हो रहा था तो उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने यही बात उनकी तरफ से कोर्ट में रखी कि अगर जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना ऑफेंस है तो मुझे आप बेल मत दीजिए, मुझे जेल में ही रहना मंजूर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिटेल्ड हियरिंग के बाद यह होल्ड किया कि नहीं, इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया गया और उनको बेल पे छोड़ा गया। तो यहां तक ये जो हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये बहुत भयानक नैरेटिव है, और उसको यहां तक भरा गया है कि इसके आधार पे, फर्जी नैरेटिव के आधार पे, लोगों को हिंदू राष्ट्र, जो आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, उसके लिए जेल में डाला जा रहा है, और माना जा रहा है कि आप हेट स्पीच दे रहे हैं, आप ऑफेंस कर रहे हैं।
और ये जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये यहाँ तक नहीं रुकती है। जो दूसरा वर्ड पे डिस्कशन हो रहा है वो है सोशलिस्ट वर्ड, और सोशलिस्ट वर्ड के जो जन्मदाता हैं जिसे कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा है, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। ये 2 आर्टिकल से आप लोगों को जब भी समय मिले इसको पढ़ना चाहिए। एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है 10 जून 1853 को, ये आर्टिकल की हेडिंग है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पब्लिश हुआ था 25 जून 1853 को। और ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था ये न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था। इसमें भारी मात्रा में कार्ल मार्क्स ने हिंदू धर्म के बारे में जितनी बातें कह सकते थे, जितने जिसे कहेंगे गंदे शब्दों में, वो सारी बातें इस आर्टिकल में कही हैं, और उनकी थ्योरी के सोशलिस्ट वर्ड को हम संविधान में ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्हीं का दूसरा आर्टिकल है जो इन्होंने 8 अगस्त 1853 को पब्लिश किया था, और इस आर्टिकल का हेडिंग है द फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये भी पब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में। इन दोनों आर्टिकल का सार ये है कि भारी मात्रा में भारतीय सोसाइटी के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने जो बातें रखी थी वो बहुत ही कंडेमनेबल हैं, और उसके बाद भी आज सोशलिज्म एज अ थ्योरी को हम जगह दे रहे हैं भारतीय संविधान में। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, इस पूरी डिबेट का एक पहलू और है। सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड एक पॉलिटिकल थॉट हो सकते हैं, आप उसको लोगों के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर जो लोग चुन के आ रहे हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पे इस पूरे अधिवेशन के दौरान माननीय रमेश शिंदे जी ने एक बात कही थी कि संविधान को बदलना भी संवैधानिक डिमांड है, और आर्टिकल 368 में हम संविधान को बदल सकते हैं, और जो भी चेंजेस हमें उसमें लाने हैं हम उसमें ला सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क में ये परमिसिबल डिमांड है आर्टिकल 368 के तहत। अब इसमें 2 प्रश्न उठ के सबसे ज़्यादा सामने आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको चिंतन करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, हम सारे लोग जानते हैं, केशव नंदा भारती केस में 13 जजेस का जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता है। और आगे आने वाले समय में वो जजमेंट कितना फॉल्टी है उसके लिए एक किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ केशव नंदा भारती, जो TR अंध्यार्जुना साहब ने लिखी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने उस किताब में कही है कि 13 में से 9 जजेस ने जो उसका जिसे कहेंगे उसका जो प्रपोजल था या जो उसका कंक्लूजन था, 13 में से 9 जजेस ने ही उसे साइन किया, 4 जजेस ने साइन ही नहीं किया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और TR अंध्यार्जुना साहब ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को हेविली क्रिटिसाइज किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि संविधान आप कहें और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी नहीं पता है, ये भी मेंशन्ड है कि ये भी कोर्ट्स टाइम टू टाइम डिफाइन करेगी। अब इसका हमने जो एक जिसे कहेंगे बड़ा भीषण रूप देखा कि जब NJAC का अमेंडमेंट केंद्र सरकार लेके आई तो जज ही जज को अपॉइंट करें, ये बोला गया ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल प्रोविजन पढ़ेंगे तो ओरिजिनल प्रोविजन ये था कि राष्ट्रपति इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करेंगे। इस कंसल्टेशन के प्रोसेस को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से कहा गया ये कंसल्टेशन नहीं, ये कॉन्करेंस है। मतलब अब कोलिजियम सिस्टम बैठेगी और जो कोलिजियम सिस्टम कहेगी, जो कोलिजियम कहेगी 5 जजेस और 3 जजेस की, वो सरकार को मानना पड़ेगा, और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी है जो हम सारे लोगों के सामने आने वाली है। हम लोगों ने ये भी दिन देखा है जहां पे इस देश की काफ़ी राज्यों की सरकार को इस ग्राउंड पे डिसमिस किया गया था बाबरी मस्जिद के बाद कि उन्होंने सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट किया है। सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्या है ये आज तक हम लोगों को डिफाइन करके बताया नहीं गया है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट के इस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, और एक सुप्रीम कोर्ट में डिबेट छिड़ी थी। डिबेट ये छिड़ी थी सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये शब्द प्रयोग है, ये एक वर्ड यूज्ड है कि कोई भी आदमी इलेक्टोरल प्रोसेस में जो जाएगा वो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है, ना अपने धर्म के नाम पे वोट मांग सकता है, ना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वोटर्स हैं उनके धर्म के नाम पे वोट मांग सकता है। तो ये डिबेट छिड़ी कि जो हिज रिलीजन वर्ड वहाँ पे उपयोग है ये किसके रिलीजन को रेफर करता है, क्या कैंडिडेट अपने धर्म के नाम पे नहीं वोट मांगेगा या जो इलेक्टोरल जो लोग हैं जो वोट देने जा रहे हैं उनके धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी और ये रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का
जिसका साइटेशन है अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचन, और ये 2017 2 SCC पेज 629 में रिपोर्ट हुआ। 7 जज बेंच का जजमेंट है। 4:3 की मेजॉरिटी से 4:3 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि धर्म के नाम पे वोट मांगना गलत है। ना कैंडिडेट अपने धर्म के नाम पे वोट मांग सकता है, ना जो इलेक्टोरल जो लोग वोट देने जा रहे हैं ना उनके धर्म के नाम पे वोट मांग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। अब इसमें 2 कंट्रडिक्शन आते हैं। हमने सबसे पहले जो सोनिया गांधी जी हैं उनका इलेक्शन चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है 2014 में, क्योंकि चुनाव से पहले वो इमाम बुखारी से मिली थी और इमाम बुखारी से मिलने के बाद उन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगा था। करप्ट प्रैक्टिस का इम्प्लीकेशन ये है कि अगर किसी आदमी ने करप्ट प्रैक्टिस की है सेक्शन 123 में तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन और इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये उसका इम्प्लीकेशन है। 2014 से लेके आज तक 10 साल हो गए और उसमें ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का कि इसको प्रायोरिटी पे सुना जाए। आज तक वो केस लिस्ट नहीं किया गया, ना उसके बारे में कोई सुनवाई हुई है। और भी लोग धर्म के नाम पे बराबर वोट मांगते हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पर जहां कोई हिंदू समाज की बात करता है तो तुरंत उसको हेट स्पीच के दायरे में लाया जाता है और कहा जाता है कि आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका का मैनिफेस्टो देखेंगे, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी 2019-20 में, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ाता है पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो जाति, धर्म और जाति दोनों चीजें इसमें इस जजमेंट में मेंशन्ड है। कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने जातियों के नाम पे वोट मांगा पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब ये पूरी डिबेट सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो मैं आपको कुछ उसके एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू रखना चाहता हूं उसका, और उसमें पहलू ये है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इसमें एक डिसेंटिंग ओपिनियन दी, और वो डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका पैराग्राफ इस जजमेंट का जो मैंने आपको रेफर किया था उसका पैराग्राफ नंबर है 118 जो पेज नंबर 700 पे है। मैं उसके कुछ कोट अनकोट पढ़ देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। These among other provisions of the constitution demonstrate that there is no wall of separation between the state on one hand and religion, caste, language, race or community on the other. The constitution is not oblivious to the history of discrimination against the deprivation inflicted upon large segments of the population based on religion, caste and language. मतलब कोर्ट ये कह रही है कि इस देश में रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन पास्ट में हुए हैं। रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज are as much as symbol of social discrimination imposed on large segments of our society on the basis of immutable characteristics as they are of social mobilization to answer centuries of injustice. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। They are part of central theme of the constitution to produce a just social order. Electoral politics in a democratic polity is about mobilization. Social mobilization is an integral element of the search for authority and legitimacy. इसका पैराग्राफ 119 है पेज नंबर 701 पे। To hold that a person who seeks to contest an election is prohibited from seeking of legitimate concerns of citizens that the injustices faced by them on the basis of traits having an origin in religion, race, caste, community or language would be remedied is to reduce democracy to an abstraction. Coupled with this fact is the constitutional protection of free speech expression under Article 19(1)(a). कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप लोगों को रोक देंगे इन सारी चीज़ों से तो आप डेमोक्रेसी को वर्चुअली रिड्यूस कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ये डिसेंटिंग ओपिनियन है। और आगे इसमें इसका पैराग्राफ नंबर 120 है पेज नंबर 701 पे। कास्ट, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज आर मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस. The Constitution deals with them and contains provisions for amelioration of disabilities and discrimination which was practiced on the basis of those features. These are matters of concerns to voters, especially where large segments of population were deprived of basic human rights as a result of prejudice and discrimination which they have suffered on the basis of caste and race. The Constitution does not deny religion, caste, race, community or language a position in the public space. Discussion about these matters within and outside the electoral context is a constitutionally protected value
and is intrinsic part of the freedom of speech and expression. The spirit of discussion, debate and dialogue sustains constitutional democracy. Electoral change is all about mobilizing opinion. ये बहुत important है. Electoral change is all about mobilizing opinion and motivating others to stand up against patterns of prejudice and disabilities of discrimination. अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इस देश में हिंदू समाज के लोगों को फोर्स कर दिया गया है सेकंड ग्रेड सिटीजन बनने में, तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों राजा सिंह के ऊपर और अलग अलग लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के मामले में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? आपने क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए रख दिया है? फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए रख दिया है? अगर हिंदू समाज के लोग आवाज रेज करते हैं तो हेट स्पीच के नाम पे मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में जो ठूसने का काम किया जा रहा है, क्या ये आप डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं कर रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे डिबेट कर रहे हैं, सबसे पहले दो चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी है जिस पे बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है। वो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में प्रपाउंड की, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब हम लोगों ने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड इस देश के संविधान में 67 टाइम्स इसको डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया, और 67 टाइम्स इसको डिस्कशन के बाद जो ओरिजिनल संविधान था इसने इसको रिजेक्ट किया, नहीं पास किया। अब एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूं, और वो फॉल्ट लाइन इस प्रकार से है, जो मैं ऐसा समझता हूं, जो मेरी लीगल एक्यूमेन है और नॉलेज है और जितना मैंने संविधान को स्टडी किया है, इस संविधान का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, जब आपने राइट टू इक्वालिटी दे दिया, आर्टिकल 14 दे दिया, आर्टिकल 15 दे दिया कि लोगों को, नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और अगर रोड बनेगी तो सबके लिए बनेगी, उसमें ना हिंदू देखा जाएगा ना मुसलमान देखा जाएगा, और ये बात संविधान सभा में उठी थी। तो आपने आर्टिकल 29 और 30 के तहत उनको माइनॉरिटी राइट्स कैसे दिए? आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इस संविधान का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है, क्योंकि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 माइनॉरिटीज़ को यह अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज भारी मात्रा में फल फूल रहे हैं। मैं ये आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैंने अपनी प्रोफेशनल करियर में मैंने अपने सामने उसको जिया है। मैं उस केस का नाम नहीं लूँगा, पर आपको सिर्फ उदाहरण के दे रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश में एक बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन बना। पहले एक्चुअली इंस्टीट्यूशन बुद्धिस्ट नहीं था, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन था, पर उन्होंने देखा कि माइनॉरिटी का स्टेटस लेने में फ़ायदा होता है, तो उन्होंने अप्लाई किया कि भाई हम बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और हम बुद्धिस्ट एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं। उनको नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया, जो अपने आप में एक अलग डिबेट है कि नेशनल कमीशन दर्जा नहीं दे सकती, ये राज्य सरकार की पावर है, वो एक अलग डिबेट है, पर उनको माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया। अब जब उत्तर प्रदेश में इस पे क्या कहते हैं एडमिशन की प्रक्रिया चली, तो बुद्धिस्ट तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, बुद्धिस्ट मिलेंगे कहाँ से? 50% सीटें रिजर्व कर दी गई कि हम बुद्धिस्ट से भरेंगे, बुद्धिस्ट से भरी नहीं। उसका ये जितनी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका सार ये है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ये जितने अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनॉरिटी कैंडिडेट्स कम रहते हैं, और बाकी वो सीट से जो है वो भारी मात्रा में सेल करते हैं कि वो बाकी कम्युनिटी से भर सकें, और ऐसा भारी मात्रा में अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए चल रहा है। तो ये जो माइनॉरिटी आर्टिकल 30 में आया है, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आपने आर्टिकल 28 में कह दिया कि राज्य सरकार के पैसे से आप कभी भी किसी जो राज्य सरकार द्वारा इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। पर टीएमए पाई के केस में, टीएमए पाई का केस एक बहुत ही गलत जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि जो लोग भी 50% से कम हैं वो माइनॉरिटी माने जाएंगे, और माइनॉरिटी का जो मापदंड है वो राज्य के आधार पे होगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीएमएफआई का जजमेंट आपको हम लोगों को रिव्यू करना पड़ेगा। और आज वो लोग माइनॉरिटी का दर्जा ले रहे हैं जो इस समय 18% 20% पे हैं, और जो हिंदू 8 राज्य में और उससे ज़्यादा राज्यों में माइनॉरिटी हो गए उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट फंडिंग भी मिल रही है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मुस्लिम समाज का आदमी इस्लाम पढ़ते पढ़ते प्राइमरी से लेके क्लास 12 तक, उसके बाद हायर एजुकेशन तक एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, पर यह फैसिलिटी आज मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए उपलब्ध नहीं है। यह एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। जब आप सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड इस संविधान में लाए तो ये चीज़ों का आपने कंट्रडिक्शन क्यों नहीं देखा? हम लोगों ने तो ये भी, आज यहाँ पे वकील लोग बैठे हुए हैं, वकील वर्ग के मेरे जितने ब्रदर्स हैं वो बैठे हैं, हम लोग तो ये भी आज देख रहे हैं इस देश में वर्ड रखा गया है सोशलिज्म। और अगर हम लोगों को देवी देवताओं के अधिकार के लिए केस लड़ना है तो केस कहाँ फाइल करना पड़ेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या, उसके बाद अपील कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज क्या, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। 4 टियर सिस्टम बना है और ये गरीब आदमी के लिए भी व्यवस्था है। पर अगर आपके पास अच्छा कोर्ट फीस देने का पैसा है तो जैसे हम लोग पहले बात करते थे अमीरों के लिए अलग कोर्ट, गरीबों के लिए अलग कोर्ट, अब कमर्शियल कोर्ट के माध्यम से अमीरों के लिए अलग कोर्ट बना दी गई है। और इस देश की विडंबना देखिए कि हमारा देश सोशलिस्ट है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वक्फ एक्ट 1995 में सेकुलरिज्म का क्या भीषण रूप है वो हम लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि इस देश में सेकुलरिज्म की आड़ में हज सब्सिडी दी गई जो आर्टिकल 27 का सीधे सीधे वायलेशन करता है। टेम्पल के फंड्स को बराबर उपयोग किया जा रहा है जो शिरून मठ के केस के खिलाफ है और सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट में आपने कहा कि इस्लामिक कोड बनेगी, जो कोड बनेगी उसमें एक इस्लामिक लॉ का स्कॉलर होना जरूरी है। सेक्शन 85 वक्फ एक्ट में आपने इस देश के कोई भी जियो एक्ट, नोटिफिकेशन लॉ में यह प्रोविजन नहीं देखा होगा कि कोई हिंदू लॉ का स्कॉलर किसी कोर्ट में बैठ सकता है। ये कहीं भी कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। आपने कोई एक्ट, नोटिफिकेशन लॉ नहीं पढ़ा होगा जहां पे किसी शंकराचार्य, पुरोहित, पुजारी, महंत को आज पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया हो, जो वक्फ एक्ट में सेक्शन 101 में दिया गया है। हमारे हिंदू देवताओं को इसी सेकुलरिज्म की आड़ में, जो कल बात हो रही थी यहाँ पे कि परपिचुअल माइनर की बात रखी गई कि हिंदू देवता परपिचुअल माइनर है, उस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में डाइल्यूट कर दिया और यह कहा कि अगर शिकायत है तो लिमिटेशन आपके लिए अप्लाई करेगी, एक समय सीमा के अंदर हिंदू देवता को भी कोर्ट में आना पड़ेगा। पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 में लिमिटेशन एक्ट उन पे अप्लाई नहीं करती है। मतलब वो जब चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और ये सारी चीजें एक अफर्मेटिव एक्शन है और सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स को ये प्रमोट करती हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछली सरकारों ने बजटरी प्रोविजन में 4500 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को अपीजमेंट के लिए बजटरी प्रोविजन दिया था। इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस समय वो बजट गिर के पिछली बार 3200 करोड़ रुपए हो गया है। और आप अगर उस बजटरी प्रोविजन को पढ़ेंगे तो आप पढ़ के शॉक हो जाएंगे। वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको यूपीएससी के लिए कोचिंग दी जा रही है। और तो ये क्या सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? अगर रोड बन रही है तो वो हिंदू के लिए भी बन रही है, मुसलमान के लिए भी बन रही है, क्रिश्चियन के लिए भी बन रही है, सारे लोगों के लिए बन रही है। पर अलग से क्यों माइनॉरिटीज के लिए बजट दिए जा रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, ये सारे कंट्रडिक्शन है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जहाँ तक सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड की बात है। पर इसका जो भीषण रूप है, मैंने आपके सामने वो उदाहरण रखे कि ये बहुत ही भयावक है। आपने मुझे धैर्यतापूर्वक सुना, इसके लिए आप सबको नमस्कार। सनातन हिंदू धर्म की जय तू, जय तू, जय तू, जय तू।